नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो हाथ का सुनपन या पैरों का जो सुनपन होता है, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे हम ओपीडी में रोज़ देखते हैं, उसके 10 प्रमुख रीज़न क्यों होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि सुनपन के विभिन्न रीज़न क्या होते हैं और क्या आपको उसमें से कोई तो नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। दोस्तों, हाथों पैरों में झिमझिम होने का सबसे प्रमुख कॉज होता है हाथ की नसों के ऊपर दबाव पड़ना। हमारा जो हाथ होता है उसके अंदर 3 प्रकार की नसें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है रेडियल नर्व, जो इस तरफ होती है। दूसरी होती है मीडियन नर्व, जो कि इस तरफ होती है। और अंदर की तरफ एक नर्व होती है जिसे कहते हैं अल्नर नर्व। हम देखते हैं जब भी किसी नर्व के ऊपर प्रेशर पड़े तो वो हाथों में झिमझिम वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। तो तीनों नर्व्स में सबसे कॉमन जो न्यूरोपैथी होती है वो होती है मीडियन नर्व के अंदर, जिसे हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। दोस्तों, कार्पल टनल सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है वो हमें जनरली प्रेजेंट करता है ओपीडी के अंदर 2 चीज़ें की कंप्लेन लेके। एक कि उनका जो ये 3 उंगलियां हैं उनके अंदर झिमझिम होती है, और दूसरी कभी कभी पावर का लॉस भी या स्ट्रेंथ का लॉस उन्हें फील होता है। अल्नर नर्व की जो न्यूरोपैथी रहती है उसके अंदर पेशेंट को कुछ क्लॉ हैंड यानी हाथ कुछ ऐसे तरह होने की कंप्लेन होती है। और मीडियन नर्व के अंदर पेशेंट्स को मोस्टली ऊपर वाली साइड में प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों, जब भी हमें डाउट होता है कि किसी पेशेंट को नसों के ऊपर दबाव पड़ा है तो हम उनके 3 टेस्ट लगातार कर देते हैं। जो पहला टेस्ट होता है उसे कहते हैं नर्व कंडक्शन वेलोसिटी या कि NCV। एनसीवी के अंदर हम ये देखते हैं कि आपकी जो नर्व है उसके अंदर अगर हम 100 वोल्टेज देते हैं तो वो पेरिफेरल पॉइंट में जाके कितना वोल्टेज कैरी कर पा रही है। जब भी कोई कंप्रेसिव न्यूरोपैथी या किसी प्रकार की न्यूरोपैथी होती है तो वोल्टेज कम हो जाती है। दूसरा टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर कई बार डायबिटीज़ अप डाउन या फिर थायराइड अप डाउन या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, जो मैं आगे भी बताऊंगा, ये न्यूरोपैथी होती है। और थर्ड टेस्ट जो हम कराते हैं वो होता है गर्दन की MRI। गर्दन की MRI में हमें पता चलता है कि कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइवल डिस्क की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो जैसे मैंने बोला, सबसे कॉमन हम देखते हैं मीडियन नर्व की न्यूरोपैथी, जिसे कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम डायग्नोस हुआ है तो आपको एक बात समझना जरूरी है कि जो कंडीशन कार्पल टनल हुई है उसके पीछे कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन तो नहीं है, उसे पहले ठीक कराइए। कार्पल टनल सिंड्रोम एक बार डायग्नोस होने के बाद मैक्सिमम केसेस के अंदर हम जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको अगर ठीक कर दें तो इसका रिलैप्स यानी वो वापस से ठीक हो जाता है। कई बार कार्पल टनल दोनों हाथों में होता है, एक हाथ में ज़्यादा होता है, एक हाथ में कम होता है, पर होता दोनों हाथों में है। कुछ केसेस के अंदर हमें अगर ट्रिगरिंग फैक्टर हटाने के बाद भी अगर झिमझिम रहता है तो हमें उसके अंदर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और बहुत रेयर इंस्टेंसेस में एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कार्पल टनल के ऊपर जो एक लिगामेंट होती है जिसे ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट बोलते हैं, उसे हम काट देते हैं ताकि जो नर्व है वो फ्री हो जाए। बट हम देखते हैं कि माइनॉरिटी ऑफ केसेस में ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रिगरिंग फैक्टर को हटाने से और थोड़ी फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। जो अल्नर नर्व की न्यूरोपैथी होती है वो जनरली यहाँ कोई दबाव पड़ने पर पड़ती है। उसके अंदर आपको भीतर के इस साइड में आपको झिमझिम वगैरह होता है। ये ऑल्दो कार्पल टनल से लेस कॉमन होता है, पर ये बहुत डिसेबलिंग ये भी होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगेन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रिलीजेस करते हैं और ट्रिगरिंग फैक्टर को हटाते हैं। बहुत रेयर केसेस के अंदर हमें अल्नर नर्व का ट्रांसपोजिशन यानी कि जहाँ पे अल्नर नर्व पे दबाव पड़ रहा है वहाँ से नस को हटा के उसको थोड़ा साइड करना पड़ता है, बट ये भी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ता है। दोस्तों, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज होता है झिमझिम या हाथों की सुनपन का, वो होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। हम देखते हैं कि भारत के अंदर बहुत ही शाकाहारी डाइट का फॉलो किया जाता है और कुछ लोग तो पूरा ही वेजिटेरियन डाइट में होते हैं, मतलब वो किसी प्रकार का कोई एनिमल डाइट नहीं लेते। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि विटामिन डेफिशिएंसी और खासकर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन B12 डेफिशिएंट होने से आपके हाथों की जो नस है उसके अंदर झिमझिम होती है। विटामिन B12 एक बहुत ही रूटीन टेस्ट होता है जिसे कि हम ब्लड में कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट 2 या 3 घंटे में आ जाते हैं। अगर आपको हाथों में झिमझिम है और विटामिन की डेफिशिएंसी पाई गई है तो हम आपको 3 तरह से विटामिन B12 दे सकते हैं। एक होता है टैबलेट्स,
सेकेंड होता है नेज़ल स्प्रे और थर्ड होता है इंजेक्शन। अब हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि इंसान को कितनी डेफिशिएंसी है। अगर इंसान को थोड़ी सी या माइनर डेफिशिएंसी है तो हम टैबलेट्स ही देते हैं या थोड़े से नेज़ल स्प्रे दे देते हैं, बट सीवियर डेफिशिएंसीज में हम इंजेक्शन का रास्ता लेते हैं क्योंकि वो जल्दी और बढ़ा देता है विटामिन B12 को। दोस्तों ये डेफिशिएंसी की बात, ट्रीटेबल की तो बात अलग हो गई, पर हमें कोशिश करनी है कि हम एक नेचुरल गुड डाइट लें जिसके अंदर विटामिन अलग अलग तरह के हों ताकि हमको ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। मैं अपने सब पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर हम एक हफ्ते के अंदर 20 अलग रंग की चीज़ें खाते हैं तो हम सारे विटामिन ले लेते हैं। तो जब भी आप कुछ खाएं तो ये सोचें कि क्या मैं अलग अलग रंग से खाता हूँ या खाती हूँ और मुझे सब विटामिन मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि डेफिशिएंसी की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर थर्ड जो हम प्रॉब्लम देखते हैं कि जिसकी वजह से हाथों का सुनपन रहता है वो होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड थायराइड। दोस्तों जब भी किसी की डायबिटिक प्रॉब्लम है और जो अनकंट्रोल्ड है तो ब्लड शुगर अधिक होने की वजह से आपकी नसों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंदर पेशेंट हाथों की और पैरों की नमनेस और एक एरिया का नमनेस बताते हैं। कभी कभी इसे मेडिकल टर्म में ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न भी बोलते हैं क्योंकि हाथों और पैरों के एंड में ही नमनेस देखी जाती है। दोस्तों डायबिटीज़ का जैसे आप जानते हैं एक बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट में हम पकड़ सकते हैं, और अगर आपकी डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है तो डायबिटीज़ का प्रॉपर केयर लीजिए और रूटीन ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करके देखिए कि आपकी डायबिटीज़ बढ़ घट तो नहीं रही है। वैसे ही हाइपोथायरॉयडिज्म होने से या प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर बिकॉज अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, वाटर रिटेंशन होता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर सूजन आ जाती है और खासकर जो कार्पल टनल जैसे सिंड्रोम्स बढ़ के आते हैं। ऐसी कंडीशंस में हम देखते हैं कि अगर थायराइड का ट्रीटमेंट ठीक से हो जाए तो वाटर रिटेंशन कम हो जाता है और उसके साथ में अपना जो कार्पल टनल सिंड्रोम था उसके सिम्टम भी कम हो जाते हैं। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ब्लड टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपके हाथों में झिमझिम हो। जो नेक्स्ट कॉज है वो है सर्वाइकल इश्यूज, मतलब कि हमारी यहाँ आपकी नेक की प्रॉब्लम्स। नेक की प्रॉब्लम्स के अंदर दो मेन प्रॉब्लम्स होती है। पहली प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स। दोस्तों हमारी जो नेक की हड्डियाँ होती हैं उन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। उसके बीच में गद्दे होते हैं जिसे डिस्क कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है ड्यू टू इंजरी या ड्यू टू डीजनरेशन ये डिस्क अपनी जगह से हट के हल्का सा पीछे चली जाती है। जब ये डिस्क हल्का सा पीछे जाती है तो वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर डालती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी की मेन इलेक्ट्रिक कॉर्ड जैसी होती है। जब भी उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा तो एक रेडिएटिंग पेन होती है पेशेंट को, दोनों तरफ जो जा सकती है, और उसके साथ में नमनेस वाली फीलिंग भी आ सकती है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, मतलब आपकी बैक या नेक के मसल इतने स्टिफ हो गए हैं कि स्पाइनल कॉर्ड पे प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए आपको नमनेस हो रही है। दोस्तों ये दोनों कंडीशन जो कि नेक रिलेटेड कंडीशन है, इनका डायग्नोसिस एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर जिसके एमआरआई से करा जा सकता है। इसके लिए हम जो एमआरआई कराते हैं उसे कहते हैं एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन। नॉर्मली हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के अंदर एमआरआई के अंदर अगर कुछ चेंजेस भी हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फिजियोथेरेपी से इसका इलाज किया जाता है। हम देखते हैं जो आईटी प्रोफेशनल, बैंकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिजनेसमैन जो बहुत देर बैठ के काम करते हैं, जो आगे की तरफ झुक के बहुत देर काम करते हैं, उन्हें ये कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर आपका कोई इन प्रोफेशंस में है आपका कोई प्रोफेशन, तो प्लीज़ अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करिए, एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा करिए, सर्वाइकल एक्सरसाइज स्टार्ट करिए और उसके साथ में बहुत टाइम आगे को झुक के अपना काम ना करें। दोस्तों जो छठी कंडीशन होती है जिसके अंदर हम देखते हैं नमनेस, वो होती है किसी तरह की मेडिसिन खाना। बहुत सारी मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सबसे कॉमनली जो मेडिसिन होती है वो होती है कैंसर की मेडिसिन और कुछ प्रकार की हार्ट और न्यूरो रिलेटेड मेडिसिन जो ये इफेक्ट कर सकती हैं। तो अगर आपने कोई न्यू मेडिकेशन कोई और डिजीज़ के लिए स्टार्ट की है जिसके बाद आपको इस तरह की न्यूरोपैथी स्टार्ट हुई है, तो जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन, उनसे जाके एक बार बात करिए कि सर या मैडम मुझे ये नई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, ताकि वो मेडिसिन को मॉडिफाई कर सके, नहीं तो ये बढ़ता ही रहेगा। अब मैं जो बातें बताऊंगा वो थोड़ी सी अनकॉमन कॉजेज होती हैं, बट फिर भी हम देखते हैं कि कई बार वो भी नमनेस करती हैं। एक फिनोमेना होता है जिसे कहते हैं रेनॉल्ड फिनोमेना। रेनॉल्ड फिनोमेना में क्या होता है कि हमारे जो हाथ की नसें हैं या हाथ की जो ब्लड सप्लाई है
वो कोई ठंड की वजह से या किसी और ट्रिगर की वजह से वो नसें सिकुड़ जाती हैं, तो हाथों के अंदर जो खून का दौरा है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हाथ जो पेशेंट के हैं वो वाइट हो जाते हैं और उनको वहाँ पे नमनेस होना फील होता है। ऑल्दो ये अनकॉमन कंडीशन है, बट फिर भी इसे हमेशा रूल आउट करना इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है अल्कोहल का सेवन और अल्कोहल का अब्यूज़। दोस्तों, अल्कोहल एक्सेसिव लिमिट्स में लेने से आपकी बॉडी पे बहुत डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। उसमें से एक इफ़ेक्ट होता है ये सुनपन फील करना या नमनेस फील करना। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं और उसके बाद आपको नमनेस फील होती है, तो मेरी राय आपको यही रहेगी कि जितना कम आप सेवन करें वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। अल्कोहल की कोई भी सेफ लिमिट नहीं होती। अब ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप सोचें कि मैं इतना ही लेता हूँ, इससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा गलत है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट गाइडेंस है उसके हिसाब से कोई भी लेवल ऑफ अल्कोहल लेना आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। 9वीं कंडीशन जिसमें हम नमनेस देखते हैं वो होता है थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। मतलब हमारी जो नसें निकलती हैं हमारी गर्दन से और जो हमारे हाथों पे जाती हैं, कई बार उनको ये हड्डी नीचे की तरफ दबाती है और उसकी वजह से ये कंप्रेशन होती है। लास्ट जो मैं कॉज बताना चाहता हूँ उसे कहते हैं हर्पेटिक न्यूरल्जिया या हर्पीस का इन्फेक्शन। दोस्तों, हर्पीस का अगर इन्फेक्शन होता है किसी को, तो उस एरिया में सिर्फ नमनेस नहीं, उसके साथ में रेड इरिटेशन भी होती है। हर्पीस एक बहुत ही ट्रीटेबल कंडीशन होती है और इसे आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन के डॉक्टर को दिखाने से वो कुछ दवाइयाँ लिखने से ये ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जाके 3 टेस्ट करवा लीजिए। अपना NCV टेस्ट या नर्व कंडक्शन टेस्ट, अपना B12 टेस्ट और अपना गर्दन की MRI। मैक्सिमम कॉजेज इसके अंदर पकड़े जाते हैं और अगर पकड़े जाते हैं तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। अगर इन तीनों के अंदर सब नॉर्मल आता है तब हम रेयर कॉजेज के बारे में सोचते हैं। इस वीडियो के बारे में अगर और कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं या आप ऐसे कुछ सफ़र करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें लिख के बताइएगा। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्ते।